हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएस इलियट के काफ़ी फेमस पोएम द वेस्टलैंड को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो का मतलब इस टॉपिक का नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा या तो फिर मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है टीएस इलियट्स द वेस्टलैंड। टीएस इलियट की जो द वेस्टलैंड है, हैज ए स्पेशल पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के इतिहास में उसको एक स्पेशल पोजीशन प्राप्त है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम के रूप में जानी जाती है। द पोएम इज रिटन इन 5 पार्ट्स। इस पोएम को 5 भागों में लिखा गया है। एंड इज ऑफ्न कॉल्ड, और जिसको प्रायः कहा जाता है, ए पोएम इन 5 फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का अर्थ भी होता है 5, मतलब टुकड़ा होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं पोएम को कभी कभी मतलब कहा जाता है कि पोएम को 5 फ्रेगमेंट में भी लिखा गया है। बट ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द थीम ऑफ, लेकिन जो जितना भी पार्ट्स है, 5 पार्ट है, तो पांचों पार्ट में ना थीम जो रखा गया, उसका जो विषय रखा गया वो है डिसइल्यूजनमेंट ऑफ ए जनरेशन। जनरेशन के जो पीढ़ी है आने वाली, या फिर जो करंट पीढ़ी है, प्रेजेंट पीढ़ी है, उसके निराशा को दिखाया गया है। मतलब किस तरीके से वो लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, स्टेब्लिश नहीं है, बहुत सारा अंदर उन लोग के संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, वो दिखाया गया है। एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, और किस तरह से मॉडर्न लाइफ जो है, आधुनिक जो जीवन है, वो निरर्थक है। मतलब वो किस तरह से उसमें मतलब बर्बादी को दिखाया गया है। द पोएम बिकेम फेमस ड्यू टू द टेक्निक। पोएम जो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई अपने टेक्निक की वजह से। दैट इलियट यूज टू कन्वे हिज मैसेज, जिसका कि इलियट यूज़ करते हैं अपने मैसेज को देने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं ना इलियट, तो इस वजह से भी पोएम जो है काफ़ी फेमस है। द पोएम वॉज पब्लिश इन 1922। पोएम को 1922 में पब्लिश करवाया गया। इट वॉज द टाइम ऑफ मॉडर्निज्म, और जब पब्लिश करवाया गया तो वो मॉडर्निज्म का टाइम था, आधुनिक काल था, आधुनिकता का समय था। मॉडर्निज्म वॉज ए मूवमेंट, और मॉडर्निज्म जो है एक मूवमेंट है इन विच, जिसमें कि आर्टिस्ट एंड राइटर, आर्टिस्ट हो या राइटर हो, ट्राई टू फाइंड नोवेल मेथड। वो क्या कहते हैं ना, एक नोबेल तरीका जो होता है ना, एक सही तरीका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व, इट मीन्स अवलोकन, किसी भी चीज़ को निरीक्षण या फिर अवलोकन करने का सही तरीका क्या होगा। न्यू मेथड ऑफ गेटिंग नॉलेज, किसी भी चीज़ का नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का नया तरीका क्या होगा। एंड लिविंग बिहाइंड एवरी स्टेब्लिश रूल, और सारा जो पीछे स्टेब्लिश किया गया था ना रूल, उस सबको पीछे छोड़ते हुए मतलब नया मेथड ढूंढा जा रहा था, एक नोबेल तरीका, एक अच्छा तरीका, आधुनिक तरीका ढूंढा जा रहा था, हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन का और नॉलेज प्राप्त करने का भी। अब आगे है द पोएम द वेस्टलैंड। जो कविता है द वेस्टलैंड इज रिटन इन फुल स्पिरिट ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के स्पिरिट से, भाव से, आधुनिकता के भाव से ही लिखी गई है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में डिवाइड है, तो 5 पार्ट का अब हम आगे नाम मेंशन किए हुए हैं। आगे है द बैरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर शमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर से। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस पांचों पार्ट को हम अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। इट ओपन्स विथ एन, ये जो शुरू होता है कविता, एन इंट्रिगिंग एपिग्राफ। एक इंट्रिगिंग, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा, मोहक, दिलचस्प। एपिग्राफ इट मीन्स इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड, जिसको कि डेडिकेट किया गया था एजरा पाउंड को। एजरा पाउंड जो है ना, अमेरिका के महान मॉडर्न ऑथर हैं, ठीक है, जो कि टीएस इलियट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स जॉयस जो हैं, उन सबकी काफ़ी हेल्प किए, तो उन्हीं को डेडिकेट करके शुरू होती है ये पोएम। इट कंसिस्ट ऑफ 434 लाइन्स। इन पोएम में ना 434 लाइन्स है टोटल, तो काफ़ी लंबी कविता है। एंड इट्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम, इफ नॉट द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये ना मतलब जितनी भी लॉन्गेस्ट कविता है ना, लंबी कविता है इंग्लिश लिटरेचर की, उनमें से एक कविता मानी जाती है। अगर हम इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे लॉन्गेस्ट पोएम ना कहें, इफ नॉट द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर का अगर सबसे लंबा पोएम नहीं है, तो जितनी भी कविताएं लिखी गई है, लंबी कविताएं, उनमें से एक मानी जाती है। इट इज़ ए हाईली कॉम्प्लेक्स पोएम, काफ़ी जटिल पोएम भी है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, अब हम लोग अबाउट टीएस इलियट के बारे में देख लेते हैं। टीएस इलियट, फुल नेम थॉमस स्ट्रेन इलियट, वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। तो एक महान क्रिटिक तो थे ही, आलोचक, बट काफ़ी अच्छे पोएट भी थे। तो वन ऑफ द पोएम के बारे में हम लिख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि महत्वपूर्ण पोएट थे 20th सेंचुरी के। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी,
इन हिज पोएम, तो उनकी कविताओं में हम लोग को ना मॉडर्न सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन, इट मीन्स व्याख्या देखने को मिलता है। ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज ए कीन, इट मीन्स बहुत तेज स्टूडेंट थे फिलोसफी के, एंड टुक एन एक्सेप्शनल इंटरेस्ट इन इंडियन एंड हिंदू फिलोसफी, मतलब फिलोसफी के तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट था भारतीय और हिंदू फिलोसफी की, और थोड़ा वो इंटरेस्टेड थे, उसको उसके बारे में जानना चाहते थे। अब आगे है, इन 1911 में ही रोट हिज फर्स्ट मेजर पोएम, पहला मेजर पोएम लिखे, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये भी काफ़ी फेमस पोएम है टीएस इलियट की, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। तो ये सबसे पहली कविता थी थॉमस स्ट्रेन इलियट, टीएस इलियट की, जिसको कि 1911 में लिखा गया। अब आगे, एमंग हिज वर्ल्ड फेमस पोएम इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस पोएम में शामिल है द वेस्टलैंड, जो कि हम लोग का प्रेजेंट पोएम है, एज वेडनेसडे, फोर क्वार्टेस्ट, द जर्नी ऑफ द माजी, इस पे वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं, द हॉलो मैन, मॉर्निंग एट द विंडो, लिटिल गिडिंग एंड द हिप्पोपोटामस। ये सब काफ़ी फेमस पोएम है। अब है थीम्स ऑफ द पोएम, प्रेजेंट पोएम जो है हम लोग का, उसका थीम देख लेते हैं कि उसमें किस किस विषय पे डिस्कस किया गया है। द वेस्टलैंड हैड 5 मेन थीम्स, वेस्टलैंड में 5 मेन थीम्स के बारे में डिस्कस किया गया। पहला जो है वो डेथ, मृत्यु के बारे में डिस्कस किया गया है। डेथ इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल और मॉरल, सिर्फ फिजिकल डेथ, इसमें सिर्फ शारीरिक मौत के बारे में नहीं बात की गई है, बल्कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और मॉरल मौत के बारे में भी बात की गई है। लॉस ऑफ हाई कल्चर, किस तरह से हम लोग अपने कल्चर को, अपने सभ्यता को, अपनी परंपरा को खोते जा रहे हैं, उसके बारे में बात किया गया। बिकॉज मॉडर्न मैन, क्योंकि जो मॉडर्न मैन है डजंट हैव फेथ इन द कल्चर, वो कल्चर में बिलीव नहीं करता। आजकल के लोग, जो आधुनिक काल में जो लोग हैं, वो कल्चर में भी यकीन नहीं रखते, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं में भी, ऑफ हिज पास्ट, जो उनके पास्ट का परंपरा था, कल्चर था, उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं मॉडर्न मैन। रीबर्थ भी दिखाया गया है, पुनर्जन्म या मतलब जिसमें लाइफ फिर से स्टेब्लिश करने की बात कही गई हो। द इमेज ऑफ बैरन एंड ड्राई लैंड, इसमें इमेज का यूज किया गया। बैरन इट मीन्स बंजर, और ड्राई एक सूखा लैंड, जमीन का यूज किया गया। ब्रिंग होपलेसनेस, जो कि हम लोग को होपलेसनेस, एक मतलब निराशा दिखाती है, टू द पोएम में, बट इज काउंटर्ड बाय द होपलेस इमेज ऑफ रीबर्थ, लेकिन इसको मतलब काउंटर किया गया है, इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया, एक होपफुल इमेज का भी यूज किया गया है रीबर्थ का, कि मतलब पुनर्जन्म होगा, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा उम्मीद लगाया गया है। फिजिकल लव के बारे में बात किया गया, शारीरिक प्यार। देयर इज अ लॉट्स ऑफ लव रिलेशन सोन इन द पोएम में ढेर सारा प्यार दिखाया गया, लेकिन मोस्टली जो प्यार दिखाया गया ना, वो सारा फिजिकल लव के बारे में बात किया गया है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में मेनली जो है फिजिकल लव ही होता है। स्पिरिचुअल ड्राइनेस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ड्राइनेस की बात की गई है, मतलब अध्यात्म की कमी पाया गया है इंसान के अंदर। अध्यात्म मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जब इंसान मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीप में सोच रहा हो, अपने फीलिंग्स, इमोशन के बारे में, मतलब जो फिजिकल से रिलेटेड ना हो, तो इस वही स्पिरिचुअल हो जाता है। द मॉडर्न मैन इज ब्रीदिंग अंदर एंड वॉकिंग बट डजंट हैव द स्पिरिचुअल एलिमेंट। जो मॉडर्न मैन है, आधुनिक जो इंसान है, वो ब्रीदिंग इट मीन सांस ले रहा है, वॉकिंग इट मीन्स चल भी रहा है, बट डजंट हैव द स्पिरिचुअल एलिमेंट इंटैक्ट। तो लेकिन उसके अंदर क्या है ना, कि मतलब वो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, इंटैक्ट नहीं, वो स्पिरिचुअल एलिमेंट से अछूता है, उसके अंदर इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, मतलब डीपर थॉट नहीं है इन सब चीज़ को लेके। ही इज स्पिरिचुअल ड्राई, वह क्या स्पिरिचुअल ड्राई है, अध्यात्म की पूरी तरह से कमी है उसके अंदर। अब है एनालिसिस ऑफ द पोएम के बारे में पढ़ते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है। पांचों पार्ट को अलग अलग हम डिस्कस किए हैं पोएम के। एट द फर्स्ट ऑफ द पोएम के पहले पार्ट में, इट मीन्स जो सबसे पहला पार्ट है द बैरल ऑफ द डेड, तो इसमें ना द पोएम एन एरिस्टोक्रेटिक लेडी, एक पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया एरिस्टोक्रेटिक लेडी को। एरिस्टोक्रेटिक लेडी इट मीन्स जो पैसे वाले वर्ग की लेडी होती है, या जो फिर कोई हाई क्लास से बिलोंग करती है, तो वैसी लेडी को दिखाया गया। टॉक्स अबाउट हर हैप्पी पास्ट डे, जो कि अपने पास्ट डे इट मीन्स पुराने दिनों के बारे में बात करती है, जो कि काफ़ी खुशहाल था। आफ्टर द स्पीकर टॉक्स अबाउट द इमेज ऑफ लव इन मॉडर्न टाइम्स। अब जो पहले तो दिखा दिया गया कि एरिस्टोक्रेटिक लेडी के पहले के टाइम में पहले के प्यार के बारे में बात किया गया। उसके बाद स्पीकर जो है ना, मॉडर्न टाइम में जो प्यार क्या होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि लव क्या होता है, विच इज फिक्स्ड अपॉन लस्ट एंड फिजिकल नीड्स ओनली। जो कि मॉडर्न टाइम का जो लव होता है वो किस पे बेस्ड होता है, लस्ट पे, लालसा पे, एंड फिजिकल नीड्स, शारीरिक जरूरतों पे। देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी लेफ्ट इन इट, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इमोशन, फीलिंग्स नहीं बचा हुआ है मॉडर्न लव में। द नेक्स्ट स्पीकर टॉक्स अबाउट ए वुमेन, नेक्स्ट जो है स्पीकर एक वुमेन के बारे में बात करते हैं, हु इज ए कार्ड रीडर, जो कि कार्ड रीडर है, कार्ड रीड करती है ना, भविष्य बताती है, भविष्य का प्रेडिक्शन करती है कुछ महिलाएं, तो उसी वुमेन के बारे में बात करते हैं। नेम जिनका की नाम है मैडम सोसेस्ट्रिस, ठीक है, सोसेस्ट्रिस
के बारे में बात करते हैं ऑथर। सी फोर शैडो दैट, वह मतलब फोर शैडो इस बात को सूचित करती है, यह सूचित करती है, बताती है वाटर विल ब्रिंग डेथ, कि पानी की वजह से मृत्यु होगी, मतलब पानी जो है वो मृत्यु लाएगी। एंड दैट मैन शुड फियर इट, इसलिए इंसान को ना इससे डरना चाहिए, पानी को डरना चाहिए। ये कौन बता रहा है? कार्ड रीड करने वाली औरत बता रही है। शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ शी इज फोर्स टू कैरी आउट हर बिजनेस इन सीक्रेट, वह इन चीज के बारे में बात करती है कि कैसे वो अपना बिजनेस जो चलाती है, ये कार्ड रीडिंग वाला, कैसे वो सबसे छुपा के चलाती है, वो मतलब खुले में नहीं चलाती है। तो इसके बारे में बात किए हुए हैं ऑथर। तो इसमें जो है ना, इस मतलब एनालिसिस में हम नॉर्मली हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं किए हुए, क्योंकि हर लाइन को एक्सप्लेन करते तो 434 लाइन्स की कविता है, काफ़ी लंबी हो जाती। तो मेनली पोएट किस किस स्टेट्स के बारे में बात किए हुए, बस वो डिस्कस किए हैं। द सीन्स चेंज अगेन, अब फिर से सीन्स में बदलाव आता है। इसके बारे में बात करने के बाद कार्ड रीडर के बारे में फिर से दृश्य में बदलाव आया। एंड द स्पीकर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी मैन, अब पोएट क्या करते हैं, एक ऑर्डिनरी इंसान जो होता है, मामूली इंसान, उसके लाइफ को दिखाते हैं, सामान्य इंसान के, इन मॉडर्न टाइम्स की, मॉडर्न टाइम्स में एक सामान्य इंसान का क्या लाइफ है। He says a lot of people are walking in the street of London, वो कहते हैं कि लंदन की गलियों में ढेर सारे लोग घूम रहे हैं, बट दे हैव लॉस्ट देयर वाइटलिटी, वो क्या कर चुके हैं, अपने वाइटलिटी, इट मीन्स अपने एक्टिवनेस, स्ट्रांगनेस या फिर एनर्जी को खो चुके हैं, अपने मतलब जीवन को खो चुके हैं, जीवन की शक्ति को खो चुके हैं। दे सीम अलाइव, वे जीवित दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, बट आर डेड इनसाइड, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। मॉडर्न टाइम्स में जो है ऑथर इसी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉमन मैन को। द स्पीकर देन रिकलेक्ट्स ए मीटिंग विथ ए सोल्जर, उसके बाद ऑथर जो है एक सोल्जर मतलब एक सैनिक से जब मिले थे, उस मीटिंग को याद करते हैं ड्यूरिंग ए वॉर, एक युद्ध के दौरान। वन सोल्जर आस्क्ड द अदर, तो उस टाइम क्या होता है ना, एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछता है वेदर द कॉर्प्स जो ही बियरेड इन हिज गार्डन हिज स्प्राउटेड और नॉट, कि जो कॉर्प्स, इट मीन्स एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछ रहा है कि वो जो कॉर्प्स, इट मीन्स जो लाश दफनाया था, ही बियरेड इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में, हैज स्प्राउटेड और नोट, तो उस पर मतलब कुछ स्प्राउटेड यानी कुछ अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। अब आगे है द सेकेंड सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन डिस्कस हो गया। अब सेकेंड सेक्शन जो कि है ए गेम्स ऑफ चेस opens with a description of a well-do lady the room she is sitting in, तो एक डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है जिसमें कि एक अच्छी लेडी को दिखाया जाता है कि अपने रूम में बैठी हुई है। द रूम इज laden with a lots of beauty product and perfumes, मतलब आधुनिक लाइफ को दिखाया गया है, मॉडर्न लाइफ को। तो क्या दिखाया गया, रूम में ढेर सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है और परफ्यूम्स पड़ा हुआ है। शी इज सिटिंग ऑन ए बर्निश चेयर, एक बर्निश चेयर मतलब क्या होता है, एक लकड़ी का चमकीला चेयर होता है, बैठी हुई है। वेटिंग फॉर समवन, किसी का वेट कर रही है। स्कैटर्ड अमंग द आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, और स्कैटर्ड इट मीन्स उसकी चारों ओर फैला हुआ है आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी कृत्रिम चीज होता है जो इंसान बनाता है, वो फैला हुआ है। ऑफ ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन इट मीन्स श्रृंगार का या फिर सजावट का सामान, जिससे लेडी खुद को तैयार करे। मेकअप का सामान हम बोल सकते हैं, गहने, जेवर और मेकअप में जो जो भी होता है वो सब चीज़ का बताते हैं, मतलब ऑथर की वो सब फैला हुआ है और लेडी बीच में बैठ के किसी का इंतजार कर रही है। वैन द पर्सन हुम सी इज वेटिंग फॉर अराइव्स, और जिस इंसान का वो वेट कर रही है और वो जो पर्सन जब पहुंचता है, दे इंडल्ज्ड इन मीनिंगलेस डायलॉग, तो और उसके बाद जब वो इंसान आता है जिसका लेडी वेट कर रही है, तो ये लोग कोई मतलब मीनिंगलेस बात में, अर्थहीन बात में इंडल्ज हो जाते हैं, डिस्कस करने लगते हैं। अब है नेक्स्ट द स्पीकर, नेक्स्ट जो वक्ता है, डिस्कस्ड ए मीटिंग ऑफ टू अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज सिटिंग इन ए बार। दो अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज क्या होती है ना, कि मतलब ऐसी लेडी जो थोड़ी गरीब हो, जिसकी बहुत सारी ज़रूरतें हों, तो वैसी लेडी के बारे में पोइट बात करते हैं जो कि कहाँ, बार में बैठी हुई है। दे आर टॉकिंग अबाउट ए वुमेन नेम लिल, वो लोग एक औरत के बारे में बात कर रही है जिसका नाम है लिल। सी सेज, वह कहती है दैट हर हस्बैंड इज रिटर्निंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सर्विंग इन द आर्मी, तो वो लोग लेडीज जो बात करे तो उसमें से एक कहती है क्या, कि उसकी जो लिल है, लिल के बारे में ये लोग बात करें कि लिल का हस्बैंड काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, मतलब आर्मी में जो काम करता है तो वो बहुत टाइम बाद आ रहा है। दे शो दे आर कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस ऑफ लिल, वो लोग लिल के अपीयरेंस को लेके बात करते कि लिल कैसी दिखती है। एज सी हैज नो ट्रीटेड हर टीथ, कि लिल जो है अपने दांत का इलाज, टीथ का इलाज नहीं करवाई हुई है। एंड हैज लॉस्ट हर चार्म, और अपना चार्म खो चुकी है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि लिल, दो औरतें बात कर रही है कि लिल का हस्बैंड बहुत टाइम बाद आर्मी वाले कैंप से, युद्ध से आने वाला है, और लिल जो है वो अच्छी नहीं दिखती है क्योंकि लिल जो है अपने दांत का ट्रीटमेंट नहीं करवाई है काफ़ी टाइम से। और ये लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देयरफॉर दे थिंक दैट, इसलिए वे लोग सोचती हैं, हर हस्बैंड विल ट्राई टू फाइंड
रिकम्पेंस इन अदर वुमेन, कि उन लोग को लगता है कि क्योंकि अब जो लिल है और लिल का हस्बैंड जो आ रहा है काफ़ी टाइम के बाद, तो अगर लिल अपने हस्बैंड को सुंदर नहीं दिखी तो उसका हस्बैंड क्या करेगा, रिकम्पेंसेंस, इट मीन्स ही भरपाई करेगा इन अदर वुमेन, मतलब लिल का हस्बैंड दूसरी औरत को ढूंढेगा। वाइल दिस वुमेन आर टॉकिंग, और जब ये लोग दोनों औरतें बात कर रही थी, द कीपर ऑफ द बार रिपीटेडली टेल्स, बार का जो कीपर है मतलब जो देखभाल करता है, टेल्स देम, उनको कहता है टू हरी अप, कि जल्दी करने, बिकॉज द टाइम इज ओवर, क्योंकि समय बीत चुका है। टुवर्ड्स द एंड द टू वुमेन डिपार्ट्स, और अंत में दोनों औरतें चली जाती है। मतलब ये दोनों औरतें ना अपने फायदे के बारे में बात कर रही हैं कि लिल का हस्बैंड आ रहा है और लिल अच्छी नहीं दिखती है, तो हो सकता है वो एक नई औरत को ढूंढेगा तो हम लोग उसके काम आ सकते हैं, अपने फायदे के बारे में। तो इस तरह से जो है क्या दिखाया गया, मॉडर्निज्म किस तरह से अच्छा नहीं है उसको ही पोर्ट्रे किया गया है। 2 सेक्शन हम लोग देखे, दोनों मैसेजेस के बारे में बात किया गया। थर्ड सेक्शन जो है, नेम द फायर शर्मन, ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डर्टी प्लेस, एक गंदी जगह के डिस्क्रिप्शन व्याख्या से शुरू होता है। बाय ए रिवर साइड, जो कि एक नदी के किनारे है। द रिवर इज फिल्ड विथ गार्बेज, जो रिवर है वो गार्बेज इट मीन्स कचरे से भरा पड़ा है। एंड रैट्स आर पुशिंग देमसेल्व्स हियर एंड देयर, और उन कचरों में जो चूहे हैं ना उनको उस कचरे को इधर से उधर ले जा रहे हैं, और कचरा है तो चूहा तो होगा ही। द स्पीकर ट्राइज टू कैच फिश, और वहीं पे स्पीकर जो है वो कोशिश करता है फिश को कैच करने की इन दिस रिवर, उस रिवर में। एंड थिंक्स अबाउट हिज फादर, और अपने पिता के बारे में सोचता है, एंड ब्रदर के बारे में सोचता है। ही कॉल्स, वो याद करता है कि हाउ बोथ ऑफ देम डाइड इन द सेम मैनर, कि किस तरीके से दोनों की मृत्यु हुई थी सेम तरीके से। इन द नेक्स्ट सेटिंग, अब अगले सेटिंग में द स्पीकर नरेट्स एन इवेंट, एक घटना की बात करता है, एक इवेंट की बात करता है। व्हेन ही वाज इनवाइटेड टू होमोसेक्सुअलिटी, जब उसको होमोसेक्सुअलिटी के लिए इनवाइट किया गया था। होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है ना, समलैंगिकता, इट मीन्स जब कोई फीमेल के साथ रिलेशन बना ले, एक ही जेंडर वाला जब रिलेशन बनाता है तो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, मतलब मेल का मेल के साथ रिलेशन होना, फीमेल का फीमेल के साथ रिलेशन होना, फिजिकल रिलेशन, तो वो होमोसेक्सुअलिटी होता है। और स्पीकर यानी पोइट बोल सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं, तो वो उस घटना को याद करता है जब उसको इनवाइट किया गया था इस होमोसेक्सुअलिटी के लिए, इट मीन्स कोई लड़का उसको इनवाइट किया था। ही सेज दैट, वह कहता है दैट ए मर्चेंट गैव हिम द ऑफर, कि एक व्यापारी उसको ऑफर दिया था टू हैव डिनर विथ हिम, कि उसके साथ आके डिनर करे, एंड स्पेंड द वीकेंड हिम, और उसके साथ वीकेंड स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे। इट मीन्स यहाँ पे फिर वही होमोसेक्सुअलिटी की ही पोइट बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उनको एक मर्चेंट, एक व्यापारी जो है ऑफर किया था। अब आगे द नेक्स्ट स्पीकर नरेट्स अबाउट ए हेक्टिक डे, एक बहुत हेक्टिक डे यानी बिजी डे के बारे में बात करते हैं। फॉर ए फीमेल, एक फीमेल टाइपिस्ट की। सी इज अ यंग लेडी, वो भी एक जवान लेडी रहती है। एंड वर्क स्टिल लेट, और काफी लेट तक काम करती है। सी कम्स होम आफ्टर वर्क, अपने काम की बाद घर आती है। एंड डर्टी डिशेस फ्रॉम ब्रेकफास्ट वेट फॉर हर, और इन हर रूम, और उसका जो वेट है मतलब एक तो काम से थक के आई है और घर में उसका डर्टी डिशेस ब्रेकफास्ट का ही पड़ा हुआ है और वो उसका वेट कर रहा है। सी क्लीन्स द मैश एंड वेट्स फॉर हर लवर, वो सारा गंदगी साफ करती है, बर्तन वर्तन धोती है, रूम अरेंज करती है, अपने लवर का फिर वेट करती है। द लवर कम्स, वो लवर आता है उसका। एंड दे इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज यानी फिर से फिजिकल रिलेशन में बिजी हो जाते हैं। द टाइपिस्ट सोज नो इमोशन व्हेन द डीड इज बीइंग डन, और जो टाइपिस्ट है वो जो फीमेल है कोई इमोशन नहीं दिखाती है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी इट मीन्स फिजिकल संबंध रिलेशन बन रहे हैं इन लोग के बीच में, बट जो यहाँ पे फीमेल है उसके अंदर इस चीज को लेके कोई इमोशन कोई फीलिंग नहीं दिखाया गया है। एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के अंत में देयर इज ए हैप्पियर इमेज ऑफ ए चर्च, एक हैप्पियर एक अच्छा खुशी वाला इमेज रिप्रेजेंट किया जाता है चर्च का, एक बार का। एंड द रिवर थेम्स जो लंदन की रिवर है उसके बारे में बात की जाती है। The speaker recalls the love affair between the Earl of Leicester जो कि थे जिनका नाम है रॉबर्ट डडले, एंड द क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ और अर्ल ऑफ लेस्टर के लव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न टाइम में जो लव हो गया है ना वो क्या हो गया, फिजिकल लव हो गया है, इंसान के फिजिकल नीड पे डिपेंड कर रहा है। बट जो अर्ल ऑफ लेस्टर और क्वीन एलिजाबेथ थे ना, ये दोनों शादी नहीं किया, लेकिन इन लोग का लव काफी फेमस था। और अर्ल ऑफ लेस्टर ना किसी और से शादी भी किया था, और इस वजह से जो क्वीन एलिजाबेथ को एक वर्जिन क्वीन ऐसे करके भी टाइटल दिया गया है, बोला जाता है। बट इन दोनों का जो रिलेशन था ना वो काफ़ी फेमस था, सबको लगता था कि ये दोनों लवर हैं, शादी करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनके प्रेम को याद करते हैं ऑथर। आगे देन देयर इज ए कन्फेशन ऑफ द लेडी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, फिर वहाँ पे एक कन्फेशन दिखाया जाता है कि एक मॉडर्न टाइम्स की लेडी है, स्वीकार करती है, हु टॉक्स अबाउट हर अफेयर, कि मॉडर्न टाइम्स की लेडी अपने अफेयर्स मतलब ढेर सारे लड़कों के साथ रिलेशन के बारे में बात करती है विथ मैनी मैन। फोर्थ सेक्शन है, द फोर्थ सेक्शन इज नेम्ड डेथ बाय वाटर, जिसका नाम है द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर आगे इसमें कहते हैं फेलेबस फोनिशियन,
फिलिबस द फोनिशियन जो है हैज डाइड बाय ड्रॉनिंग इन वाटर। तो उनका जो फिलिबस द फोनिशियन एक सेलर रहते हैं, उनका मौत हो जाता है। सेलर है जबकि इनको तैरना आता है, फिर भी इनकी मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने की वजह से। एंड दैट हिज बॉडी हैज लॉस्ट कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब डूब गया है तो इस वजह से उनका जो बॉडी है आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन खो देता है, संबंध खत्म हो जाता है। इन द सेम वे, और सेम उसी तरह द स्पीकर वॉन्ट्स द रीडर्स, स्पीकर पाठक को भी, हम लोग को भी, आधुनिक टाइम के लोगों को वार्न करते हैं कि बॉडीज विल लूज कनेक्शन विद द वर्ल्ड, कि हम लोग का बॉडी भी लूज कर देगा, एक दिन कनेक्शन खो देगा वर्ल्ड के साथ। एंड दे विल डाई, और सब एक दिन मर जाएंगे, सारे लोग मर जाएंगे। देयरफॉर दे शुड रिमेंबर देयर ऑन डेथ, इस वजह से जो है वे लोग को सबको अपना डेथ याद रखना चाहिए। अब है इन द लास्ट सेक्शन नेम्ड व्हाट द थंडर सेड। तो ये वाले सेक्शन के बारे में बहुत नॉर्मल डिस्क्राइब किए, नोट्स काफी लंबा हो रहा था। तो लास्ट जो सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, द स्पीकर टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन। फिर से स्पीकर मॉडर्न मैन के बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि मॉडर्न मैन मूव अराउंड इन सिटीज, की सिटीज में मूव करता है, इधर से उधर कर रहा है, बट हैव लॉस्ट देयर ह्यूमन वाइटिलिटी, बट अपना ह्यूमन वाइटिलिटी फिर से वही ना, स्ट्रांगनेस, एनर्जी खो चुका है, एक्टिव नहीं है। दे आर अनरियल ह्यूमन बींग्स, और वो कौन है? अनरियल ह्यूमन बींग्स है, वास्तविक मानव नहीं है। दे माइट वॉक एंड वर्क लाइक लिविंग ह्यूमंस, वे वर्क कर रहे हैं एक जीवित इंसान की तरह, बट दे आर डेड फ्रॉम द इनसाइड, लेकिन जो वो अंदर से है मर चुके हैं। Therefore cities like, इसलिए पोएट बोलते हैं सिटीज लाइक लंदन, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, एथेंस जो कि ग्रीक का काफ़ी प्राचीन शहर माना जाता है, जेरूशलम के बारे में बात करते हैं, एंड अलेक्जेंड्रिया की बात करते हैं जो कि इजिप्ट की काफ़ी फेमस सिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वेयर्स दिस अनरियल ह्यूमन लिव्स, वो पोएट बोलते हैं कि यहीं पे अनरियल ह्यूमंस जो है वो रहते हैं, हैव ऑल्सो बिकेम अनरियल, और वो अनरियल और भी होते जा रहे हैं, मतलब कोई इंसान अब नहीं बचा है। अब आगे सडनली द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ईस्ट। अब पोएट आगे ईस्ट के बारे में बात करते हैं, ईस्ट के कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं इट इज गोइंग टू रेन नियर द गैंग्स यानी इट मीन्स गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की, गंगा रिवर के पास क्या हो रहा है? गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। हेयर द 3 एस्पेक्ट ऑफ थंडर अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। आगे पोएट जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 एस्पेक्ट, थंडर के 3 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, आर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द फर्स्ट मीन्स गिव, पहला का अर्थ होता है गिव, एंड द सेकेंड मीन्स सिंपैथाइज, एंड द थर्ड मीन्स कंट्रोल, ठीक है। द पोएम एंड विद द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड शांति, और शांति वर्ड के रिपीटेशन के साथ ये पोएम खत्म भी हो जाता है। इट मीन्स अंत में पोएट जो है ना हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, तो ये जो पोएम का लास्ट लाइन ये है, दत्ता दयाध्वम और दमयंता एंड दमयंता, फिर शांति शांति शांति। तो ये वाला लाइन आप ना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, काफ़ी इजी लाइन है और हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई आपको मेंशन करना चाहिए। और यहाँ पे दत्ता का मीनिंग कहा गया है, मतलब दत्ता का मीनिंग जो होता है वो इंसान होता है। फिर दयाध्वम का मीनिंग होता है सेल्फ सेक्रीफाइस, या बोल सकते हैं सिंपैथाइज, जो हम आपको डिस्क्राइब किए। और यहाँ दमयंता जो डिस्क्राइब किया गया जो कि कंट्रोल, इट मीन सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो लाइन है ये जो है ना उपनिषद से लिया गया है, काफ़ी फेमस उपनिषद था, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद था, तो उसी से लिया गया है ये लाइन, काफ़ी फेमस लाइन है। अब आगे है कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे खत्म हो गया शांति वर्ड के साथ, शांति वर्ड के रिपीटेशन के साथ पोएम खत्म होता है। आगे सो द वेस्टलैंड इज स्टिल द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम ऑफ एज, की अभी तक जो सब मतलब एज का, हम लोग के एज का वन ऑफ द मोस्ट प्रभावशाली पोएम है द वेस्टलैंड। नथिंग इल्स सो ट्रूली रिफ्लेक्ट द एज एंड रिडीम्स इट, मतलब कोई भी और पोएम, कोई भी और कविता इतने अच्छे से एज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है जितने अच्छे से द वेस्टलैंड ने किया है। एफ.आर. लिविश जो हैं, जो कि 20th सेंचुरी के काफ़ी फेमस क्रिटिक हैं। फिर आगे है मैथिसन जो कि अमेरिकन पोइट हैं, काफ़ी फेमस है। एंड क्लेनेथ ब्रुक्स जो कि महान क्रिटिक थे, जो कि टी.एस. एलियट से काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे। द डिस्टिंग्विश क्रिटिक ऑफ द प्रेजेंट एज, डिस्टिंग्विश इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो विशिष्ट क्रिटिक हैं, आलोचक है प्रेजेंट एज के, हैव पेनिट्रेटेड इनटू द वेस्टलैंड, वो लोग वेस्टलैंड को समझाते हैं। एंड हैव ऑफ द ओपिनियन, और ओपिनियन रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, दैट द वेस्टलैंड इज हाईली कंडेंस्ड एपिक ऑफ द मॉडर्न एज, की मॉडर्न एज का काफी कंडेंस्ड एपिक है। क्लेनेथ ब्रुक्स रिमार्क्स दैट द पोएम इज, क्लेनेथ ब्रुक्स जो है इस पोएम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये शाय फॉर द वेनिस्ड ग्लोरी ऑफ द पास्ट, कि ये हम लोग को ना एक गायब हुआ वेनिस्ड ग्लोरी, जो हम लोग का पास्ट का गायब हुआ ग्लोरी है, वैभव है, उसका एक गहरा
प्रभाव देखने को मिलता है, गहराई देखने को मिलती है इस पोएम में। एंड द लिविंग डेथ ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंडर, एक लिविंग डेथ मतलब एक जीता जागता मृत इंसान, जो कि अब पोएट डिस्क्राइब किए कि आज की मॉडर्न टाइम्स का इंसान जो है वो मरा हुआ होता है, ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंडर, की मॉडर्न टाइम का जो वेस्टलैंडर के इंसान है वो जीता जागता होते हुए भी कैसे मृत है। तो ये कौन कहते हैं, क्लिनेथ ब्रुक्स कहते हैं इस पोएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।